सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन दुनिया के सबसे महान समाजों में से एक। सोच के देखिए, इन्होंने विशाल एकदम सुनियोजित शहर बनाए, लेकिन अपने पीछे एक बहुत गहरा रहस्य छोड़ गए। एक ऐसी भाषा जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। तो सवाल ये है कि आप एक ऐसी सभ्यता को समझते कैसे हैं जिसने पीछे कोई पढ़े जा सकने वाले शब्द ही नहीं छोड़े। ये एक जासूसी कहानी की तरह ही है ना? जब लिखे हुए सुराग न हो तो हमें सच को जानने के लिए जमीन में, ईंटों में और पुरानी चीजों में छिपे इशारों को खोजना पड़ता है। और असली मुश्किल यहीं से शुरू होती है। ये है सिंधु लिपि। 400 से ज्यादा अलग अलग प्रतीक, जिन्हें छोटी छोटी मोहरों पर खोदा गया है। देखिए, मिस्र की लिखावट के उलट हमारे पास इसे समझने के लिए कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं है। हर एक प्रतीक एक अनसुलझी पहेली है। और इस रहस्य को सुलझाने की अहमियत इतनी ज्यादा है कि तमिलनाडु सरकार ने इस लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $10 लाख के इनाम का ऐलान किया है। ये सिर्फ एक एकेडमिक चुनौती नहीं है, ये तो एक खजाने की खोज है। क्योंकि उनके शब्द खामोश हैं, तो चलिए उन चीजों की सुनते हैं जो आज भी बोलती हैं। उनके शहर और उन्होंने जो बनाया वो सचमुच कमाल था, जो अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। उस समय की दूसरी महान सभ्यताओं को देखिए, जैसे मेसोपोटामिया। उनके शहर धीरे धीरे बिना किसी खास प्लानिंग के मंदिरों के आसपास बसते गए। लेकिन सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर वो शुरू से ही एक सटीक ग्रिड सिस्टम पर बनाए गए थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। और बात सिर्फ ग्रिड की नहीं थी, हर चीज में एक स्टैंडर्ड था। सड़कें चौड़ी थीं, इतनी कि गाड़ियां आराम से आ जा सकें। यहाँ तक कि उनकी ईंटें भी 1:2:4 के एक फिक्स्ड अनुपात में पकाई जाती थीं। और यही स्टैंडर्ड आपको 600 किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी मिलता है। ये एक कॉमन प्लानिंग और शायद किसी सेंट्रल अथॉरिटी का साफ संकेत देता है। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सच में सबसे अलग बनाया, वो कुछ ऐसा था जिसे हम आज भी बहुत अहमियत देते हैं: साफ सफाई। उनकी ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था कांस्य युग की किसी भी दूसरी सभ्यता से मीलों आगे थी। सोचिए, उनके पास ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क था जो हर घर को मेन सीवर लाइन से जोड़ता था। और ये सुविधा सिर्फ अमीर घरों के लिए नहीं थी, बल्कि सबसे मामूली घर भी इस नेटवर्क से जुड़े थे। ये दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ पूरी समाज के लिए एक प्राथमिकता थी। ये एक ऐसी सोच थी जो रोमनों से भी सदियों आगे थी। और बात सिर्फ गंदा पानी बाहर निकालने की नहीं थी, बल्कि साफ पानी लाने की भी थी। अकेले मोहनजोदारो शहर में अंदाजा है कि लगभग 700 कुएं थे। 700! एक प्राचीन शहर के लिए ये एक हैरान कर देने वाला नंबर है, जो वाटर मैनेजमेंट को लेकर उनके समर्पण को दिखाता है। तो चलिए अब शहर के इस बड़े पैमाने से हटकर थोड़ा अंदर चलते हैं, लोगों के निजी जिंदगी में। इन परिकल्पित दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी, इसके सुराग उनके घरों में छिपे हैं। सिंधु घाटी के लोगों को अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद थी। घरों के एंट्रेंस मेन रोड पर नहीं, बल्कि शांत पतली गलियों में होते थे। घरों के बीच में एक आंगन होता था जो रोशनी और हवा का जरिया था, और शायद यहीं पर परिवार के लोग खाना बनाने जैसे रोजमर्रा के काम करते थे। जरा एक आम दिन की कल्पना करते हैं। कुएं से पानी लाना, पत्थर की चक्की पर गेहूं और जौ पीसना, और फिर मिट्टी के बर्तन या सूती कपड़े जैसी चीजें बनाना। ये मेहनत भरी जिंदगी थी जो रोजमर्रा के जरूरी कामों की एक लय पर चलती थी। निजी जिंदगी से हटकर कुछ जरूरी सामुदायिक जगहें भी थीं। इनमें सबसे मशहूर है विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। लेकिन ये कोई स्विमिंग पूल नहीं था। विद्वानों का मानना है कि ये एक पब्लिक टैंक था जिसका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था, शायद शुद्धिकरण के लिए। इसे बिटुमेन से वाटरप्रूफ किया गया था, जो उनकी इंजीनियरिंग का एक और सबूत है। खंडर हमें सिस्टम और कम्युनिटी के बारे में बताते हैं, लेकिन एक छोटी सी कलाकृति हमें उन लोगों की आत्मा की एक दुर्लभ व्यक्तिगत झलक देती है। इसको खोजने में मदद करने वाले पुरातत्वविद मॉर्टिमर व्हीलर ने इसके बारे में कहा था, एक लड़की जो उस पल के लिए पूरी तरह से खुद पर और दुनिया पर पूरी तरह से आश्वस्त है, मुझे लगता है दुनिया में उसके जैसी कोई नहीं है। ये है वो मशहूर डांसिंग गर्ल। सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य की ये मूर्ति एक बहुत ही एडवांस तकनीक से बनाई गई थी, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग कहते हैं। उसका आत्मविश्वास से भरा पोज, उसके गहने और उसके बाएं हाथ में चूड़ियों का वो ढेर,
इन सब ने एक सदी से भी ज्यादा समय से इतिहासकारों को मोहित किया है। हालांकि उसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है, पर सब लोग इस बात से सहमत नहीं हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि उसका पोज किसी डांसर का नहीं बल्कि एक ऐसी महिला का है जो कोई भेंट चढ़ा रही है। ये बहस दिखाती है कि बिना लिखे हुए शब्दों के किसी भी चीज का मतलब निकालना कितना मुश्किल है। तो देखिए, शहर, घर और यहाँ तक कि एक अकेली मूर्ति, सब कुछ हमें कुछ न कुछ बता रहा है। लेकिन ये सारे खामोश सुराग हमें वापस उसी एक बुनियादी पहेली पर ले आते हैं, उनकी खोई हुई भाषा। क्योंकि हमारे पास कोई रोज़ेटा स्टोन जैसी चीज़ नहीं है, इसलिए आज के रिसर्चर्स एक बिल्कुल अलग तरीका अपना रहे हैं। वो पैटर्न, फ्रीक्वेंसी और कनेक्शंस को खोजने के लिए शक्तिशाली कंप्यूटर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तरीका काम कैसे करता है? देखिए, कंप्यूटर ट्रैक करते हैं कि हर प्रतीक कितनी बार आता है और कौन से प्रतीक अक्सर एक साथ एक ग्रुप में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर बेल और जार का प्रतीक अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं, तो ये एक जुड़े हुए विचार का संकेत हो सकता है, जैसे कि धार्मिक भेंट। और इन तरीकों से कुछ सुराग मिले भी हैं। हम जानते हैं कि ये लिखावट रैंडम नहीं है, इसमें एक स्ट्रक्चर है। कुछ प्रतीक शायद व्याकरण के मार्कर की तरह काम करते होंगे और भाषा शायद लोगो सिलेबिक हो सकती है, यानी कुछ प्रतीक पूरे शब्दों को दिखाते हैं और कुछ सिर्फ आवाज़ों को। फिर भी इतनी मेहनत और एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद ये कोड अब तक टूटा नहीं है। सिंधु लिपि मानव इतिहास की आखिरी बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है, जो हमारे मॉडर्न टूल्स को भी चुनौती दे रही हैं। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है, अगर हम कभी उनकी भाषा को समझ पाए तो क्या वो उसी संगठित, शांतिप्रिय और साफ सफाई को पसंद करने वाले समाज की तस्वीर को कन्फर्म करेगी जो हमें उनके शहरों में दिखाई देती है, या क्या एक बिल्कुल ही अलग, एक ऐसी कहानी सामने आएगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी? जवाब अब भी उन्हीं छोटे प्रतीकों में बंद है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।